रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ताज़ा खबरें आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले साइफ़र केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम फ़ैसला किया है, क्योंकि अब ये मामला अमेरिका के अंदर उठा है, वहाँ पे आवाज़ें कसी गई हैं और डोनाल्ड लू के साथ यानी उसके जवाबात से वहाँ लोग मुतमईन नहीं थे। बल्कि डोनाल्ड लू ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है। यानी उन्होंने साफ कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की, बल्कि वो जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनकी बुनियाद के ऊपर चाहते हैं कि पाकिस्तान में दोबारा से पोलिंग करवाई जाए, जहाँ पे इर्द हुई हैं वहाँ पे दोबारा पोलिंग करवाई जाए। तो डोनाल्ड लू के ये कहने के बाद एक सिचुएशन दोबारा से फ्लेयर अप हुई है। अमेरिका के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है, एक नुक्ता नज़र से अगर आप इसको देखें तो। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर लोगों ने ये उम्मीद बांध रखी है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो अमेरिका में पाकिस्तान के लिए सिचुएशन तब्दील हो जाएगी। तो एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप, इसके बारे में कुछ चीज़ें बड़ी मशहूर हैं, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीलॉग करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप में और जो बाइडन में फ़र्क क्या है, पाकिस्तान के बारे में इन दोनों की शख्सियत में क्या फ़र्क है, दुनिया के बारे में इन दोनों का नज़रिया क्या है, और ये दोनों किस तरीके से टैकल करना चाहते हैं आलमी मसाइल को। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है। डोनाल्ड ट्रंप ने, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूँ कि अपने दौरे हुकूमत में एक भी नई जंग शुरू नहीं की। ये बड़े लंबे अरसे के बाद कोई अमरीकी सदर आया जिसने अपने दौर में कोई नई जंग की शुरुआत नहीं की, बल्कि उसने जंगों के ख़ात्मे का ऐलान किया और जंगों के ख़ात्मे की तरफ अमेरिका को लेकर गया। लेकिन साथ ही साथ उसने कुछ ऐसे इक़दामात किए जो ख़ास तौर पर ज़बानी कलामी ज़्यादा थे, लेकिन एंटी मुस्लिम है उसका वोट, बहुत राइट विंग हैं वो लोग, मुसलमानों को पसंद नहीं करते, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाते हैं। इस्लामोफोबिया का बड़ा इशू है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी में। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग ये उम्मीद बांध रहे हैं कि इमरान खान के लिए जो हालात जो बाइडन के दौर में मुश्किल हो गए थे, वो शायद डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मुश्किल नहीं होंगे। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि इमरान खान के डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई ज़ाती नौइयत के ताल्लुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 मौक़ों पर इमरान खान को बड़े अच्छे अल्फाज में मुखातिब किया है। इमरान खान साहब के वज़ारत उज़्मा से उतरने के बाद भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के बारे में बात की तो वो अल्फाज अच्छे थे, यानी वो इमरान खान की कदर करते हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, यानी अगर आप पूरी उम्मीद बांध लें इस बात से कि डोनाल्ड ट्रंप आते ही पाकिस्तान की हुकूमत पे चढ़ाई कर देंगे और वो ये कहेंगे कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है, यहाँ पे इंसाफ किया जाए, तो ऐसा मैं आपको बताऊँ कि ऐसा अचानक होगा नहीं। लेकिन जो होगा और जिसके इम्कानात हैं वो मैं आपके सामने बिल्कुल मुख्तसरन रख देता हूं, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है आज का। लेकिन मैं आपको एक मंजरकशी कर देता हूं कि आपको याद होगा एक डील ऑफ द सेंचुरी का लक़ब इस्तेमाल किया था डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी इंतज़ामिया ने, जब इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए गल्फ़ के कुछ ममालिक के साथ डील की गई थी। और फिर UAE, बहरीन और दीगर कुछ मुल्कों ने इसराइल को पहली मरतबा तस्लीम कर लिया था। इस काम के लिए जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी वो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, जेरेड कुशनर। जेरेड कुशनर जो है वो बहुत ज़हीन आदमी है, डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है और डोनाल्ड ट्रंप उस पर बहुत एतमाद करता है। इसराइल के साथ उसकी बड़ी ज़बरदस्त लॉबिंग है और इसराइल के साथ उसके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। फ़लस्तीनियों और इसराइल के मामले में ये हमेशा इसराइल के साथ खड़े होते हैं। तो जेरेड कुशनर का जो मिशन है वो ये है कि दुनिया के तमाम ममालिक इसराइल को ना सिर्फ तस्लीम करें, बल्कि इसराइल अपने वजूद के साथ उस खित्ते में जहाँ पे वो काबिज़ है वहाँ पे मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार एक ऐसी रियासत बन जाए जिसके लिए कोई ख़तरा मौजूद ना रहे। और इसके लिए उन्होंने काम भी किया था, यानी वो ममालिक जिनसे इसराइल को ख़तरा हो सकता था उनके साथ इसराइल का मुआहदे करवाए, वहाँ पे डील करवाई और इसराइल को तस्लीम करवाया। अब 2 ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जिनके ऊपर बहुत तकिया है कि अगर ये 2 मुल्क इसराइल को तस्लीम करते हैं तो इसराइल के लिए मुश्किलात बहुत कम हो जाएंगी। एक मुल्क है पाकिस्तान और एक मुल्क है सऊदी अरब। सऊदी अरब के बारे में अमेरिकन ये दावा करते हैं कि सऊदी अरब भी शायद इसराइल को तस्लीम करने के बहुत करीब पहुंच चुका है। ये दावा अमेरिकन करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की अगर आप स्टेटमेंट्स देखें MBS के, तो उनके स्टेटमेंट भी इतने ज़्यादा एंटी इसराइल नहीं रहे, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसके बाद ऐसा लगता था कि शायद सऊदी अरब करीब पहुँच गया है इसराइल के साथ किसी नई पॉलिसी का ऐलान करने के। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने इसराइल को भी तस्लीम नहीं किया तो सऊदी अरब के ऊपर ये एक प्रेशर रहेगा कि एक मुल्क अभी बाकी है जो बड़ा मुल्क है, एक एटमी पावर है, एक ताकतवर फौज का मालिक मुल्क है, छठी बड़ी फौज है पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ऐसा मुल्क पीछे रह जाए और सऊदी अरब तस्लीम कर ले तो सऊदी अरब के लिए, उसके इमेज के लिए ये कोई इतना अच्छा नहीं होगा। तो सऊदी अरब हमेशा ये चाहेगा कि जब भी कभी वो ये कदम उठाए उससे पहले पाकिस्तान ये कदम उठा ले।
اب اس کے لیے جب ٹرمپ کی گورنمنٹ آئے گی تو ان کا جو سب سے مین فوکس اور مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا. باقی وہ پاکستان کے اوپر کیا دباؤ ڈالتے ہیں, پاکستان کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں, عمران خان کے لیے ان کی پالیسی کیسی رہتی ہے, وہ ان ساری چیزوں کے بیچ میں بیلنس کیسے کریٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر ہم ویلاگس کریں گے. ابھی بہت وقت پڑا ہے, ابھی تو امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں, لیکن ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جو بائیڈن کی پوزیشن پہلے سے بہت کمزور ہے. جو بائیڈن یہ الیکشن جیتنے نہیں, لیکن جو بائیڈن کا جو طرز عمل تھا عمران خان کے بارے میں, وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے, رابطہ ہی نہیں کیا, بات چیت بھی نہیں ہوئی. تو ان چیزوں کی وجہ سے ایک تاثر بنا کہ جو بائیڈن عمران خان کو پسند نہیں کرتے. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تاثر اپنے بیانات سے بنایا کہ وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں, اور کم سے کم اگر پسند نہیں کرتے تو عمران خان کے دشمن نہیں ہیں یا ان کے مخالف نہیں ہیں. اس بنیاد پہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک امید باندھی ہوئی ہے. لیکن تحریک انصاف کی جو قیادت امریکہ میں موجود ہے, اسپیشلی ڈاکٹرز کا گروپ ہے, ڈاکٹر آصف اور دیگر لوگ, یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, پاکستان کا انہوں نے بڑا نام روشن کیا ہے. ان لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ سارا معاملہ اٹھایا امریکہ میں, اور اس کے اوپر انہوں نے بڑے زوردار طریقے سے آواز اٹھانے کے بعد اس معاملے کو وہاں تک پہنچایا کہ جس کا کچھ فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوا. تو بڑی کامیابی سے پاکستان تحریک انصاف نے امریکہ میں یہ باور کروا دیا, اور امریکہ کے اندر سے یہ آواز بھی اٹھی کہ پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے, اور جو انتخابات کے نتائج ہیں ان کے اندر بہت بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ہیں, اور ان کو درست کیا جائے. یہ مطالبہ بھی وہاں سے سامنے آ گیا, دیگر چیزیں بھی ہو رہی ہیں, اور یہ ڈیولپمنٹس ابھی چل رہی ہیں. اور اس کے بعد امریکہ میں جو ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی ہے, وہاں پہ ایک قرارداد پیش کی گئی. قرارداد کے اندر کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن یہ زیرو کے مقابلے میں 50 ووٹوں کے سی ہے. یہ پاکستان کے حوالے سے قرارداد ہے. اب اس میں جو اہم چیزیں ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت, انسانی حقوق اور قانون کی پاسداری سے متعلق یہ قرارداد ہے. یعنی پاکستان میں جمہوریت اور شفاف انتخابات کے لیے حمایت ظاہر کرتی ہے یہ قرارداد, اور جو عوام کی مرضی کی عکاسی کرتی ہو, اور صاف شفاف تحقیقات کی جائیں انتخابات کے حوالے سے. جو بے ضابطگیاں ہیں ان میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس قرارداد کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن میں بعض سیاسی رہنماؤں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی اس کے اندر شکایت موجود ہے. ورکرز کی پکڑ دھکڑ کی گئی, وہ بھی کہا گیا. انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کی بندش کی گئی. میڈیا پر پابندیاں لگائی گئیں. صحافیوں کو, بالخصوص خواتین صحافیوں کو بھی ہراساں کیا گیا, اور اس قسم کے بہت سارے سوالات اس قرارداد کے اندر اٹھائے گئے ہیں. اور قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کے انتخابات میں مداخلت اور بے ضابطگیوں کی تحقیقات کروائی جائیں. اس پس منظر میں پاکستان کے اندر مذہبی اقلیتوں کے حقوق, ملک میں جبری تبدیلی مذہب اور توہین مذہب کے قوانین سے متعلق تشویش کا اظہار کیا گیا. باقی چیزیں ہیں وہ پہلے سے بھی ہوتی ہیں, لیکن مین فوکس جو ہے وہ الیکشن کا ہے, اور الیکشن کے دوران جو کچھ ہوا وہ سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے. یہ قرارداد 50-0 کی جو ہے وہ ایک ریشو کے ساتھ, یعنی ایک طرف 0 ووٹ ہے, ایک طرف 50 ووٹ ہے. تو یہ قرارداد منظور ہو گئی ہے امریکہ کے ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے اندر. اب ایک اور چیز ہو رہی ہے, ایک طرف امریکہ میں یہ قرارداد پیش ہو رہی ہے, دوسری طرف پاکستان میں کیا گیم ہو رہی ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈال رہا ہے. اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو اب بھی پاکستان میں لگ بھگ 1 درجن سے لگ بھگ سیٹیں ایسی ہیں جن پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ہٹا کر PMLN کے امیدواروں کو لانے کا پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے. یہ وہ سیٹیں ہیں جہاں پہ چند ہزار کا فرق ہے, 10,000, 5,000, 8,000. حالانکہ یہ ٹھیک ٹھاک فرق ہوتا ہے, لیکن اتنے ہوئے امیدواروں کو باہر کیا جائے گا, اور یہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے. یعنی اگر پاکستان تحریک انصاف کوئی درخواست دیتی ہے ری کاؤنٹنگ کی, یا وہ کہتی ہے کہ دوبارہ کاؤنٹنگ کی جائے, تو الیکشن کمیشن انٹرٹین ہی نہیں کرتا, کہتا ہے جاؤ جا کے ٹریبیونل میں بات کرو. اور جب PMLN درخواست دیتی ہے تو فوری طور پہ ری کاؤنٹنگ شروع کروا دیتے ہیں ان کی فرمائش کے اوپر, اور ری کاؤنٹنگ کے اندر وہ سیٹ یہاں سے وہاں چلی جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ 2 سیٹوں کا ڈیٹا میرے سامنے موجود ہے, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس میں ایک سیٹ تو جناب لودھرا کی ہے. یہاں پہ پہلے جو نتائج آئے وہ مختلف تھے, اور اب جو نتائج آئے وہ مختلف ہیں. جو لیٹسٹ نتائج آئے ہیں اس کے اندر PMLN کے امیدوار کو جتوا دیا گیا ہے, اور جو PTI کے امیدوار تھے ان کو باہر کر دیا گیا ہے. یعنی پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے رانا محمد افضل نون, وہ جیت چکے تھے, اور عبد الرحمان خان کانجو جو ہے وہ ہار گئے تھے. اب کانجو صاحب PMLN کے جیت گئے ہیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہار گئے ہیں, اور ان کے ووٹوں کو 1,35,000 سے کم کر کے 1,20,000 کر دیا گیا. جبکہ نون لیگ کے امیدوار جو ہیں ان کے ووٹوں کو اس طرح ہی بڑھا کے 14,000 ووٹ ضائع کرنے پڑے ہیں نون لیگ کے امیدوار کو جتانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, تو انہوں نے کر دیے. اور 3.25 لاکھ ووٹ 4-5 گھنٹوں کے اندر RO صاحب نے گن بھی لیے.
3.25 लाख वोट गिन लिए आरओ साहब ने। 1-1 रुपए वाले नोट हो ना 3.25 लाख, तो वो नहीं गिने जाते। तो उन्होंने वोट भी गिन लिए और ये भी देख लिया कि किस वोट के ऊपर किसका ठप्पा लगा हुआ है। यानी हैरत होती है मुझे, कोई मशीन भी नहीं गिन सकती इतनी तेज जितनी तेज जो है वो आरओ साहब ने 4-5 घंटे के अंदर। और ये दावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार है नून साहब, उन्होंने ये दावा किया है कि जनाब 4-5 घंटे के अंदर अंदर से रिपोर्ट आ जाती है कि जनाब इलेक्शन का रिजल्ट पहले ये था, अब ये है। 14,000 वोट ज़ाया करने हो ना तो 4-5 घंटे में वो नहीं होते, उसके पीछे कई रातें लगती हैं, कई दिन लगते हैं। बहरहाल जैसे भी किया उन्होंने ये कर दिया। एक ये नशिस्त है, उसके अलावा एक और सीट है NA 81। यहां से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार जीते थे उनको फारिग करने के बाद PMLN के नारा साहब हैं उनको ये सीट दे दी गई है। तो 2 नशिस्तें PMLN को ये मिल गई हैं, जबकि इसके अलावा उनको कुछ और भी सीटें जो है खवातीन की मखसूस नशिस्तें इसके तनासब से फिर दी जाएंगी ताकि उनकी सीटें बढ़ जाएं। 224 का टारगेट है वो पूरा करना, और कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो उनकी एक कैपेसिटी है पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेल करने की, उससे भी पीपल्स पार्टी को बाहर निकालना है ताकि वो PMLN को ब्लैकमेल ना कर सके। है तो ये नूरा कुश्ती, लेकिन इस नूरा कुश्ती में PMLN को ज्यादा ब्लैकमेल ना किया जा सके और PMLN को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवाई जा रही हैं। जो सीटें आजाद उनके तनासब से मखसूस नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए थी वो भी PMLN को दी जा रही हैं ताकि जितनी ज्यादा हो सके उनके पास तादाद बन जाए और शहबाज शरीफ साहब को कोई प्रॉब्लम ना आए। एक और बड़ी खबर यह है नाज़रीन कि सुप्रीम कोर्ट में जो फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। एक बड़ा अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट 25 मार्च को अपीलों पर समाअत करेगी और इसके लिए 6 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया गया है और सरबराही करेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। अब ये देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन एक चीज़ और बड़ी खौफनाक पाकिस्तान में हो रही है, दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता चला जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो डटकर मुकाबला कर रही हैं, चाहे वाक़यात गवादर में हो, चाहे वाक़यात DI खान में हो, चाहे वाक़यात पाकिस्तान के दीगर इलाकों में हो, तो लॉ इन्फोर्समेंट मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मुकाबला कर रही है दहशतगर्दों का। लेकिन ऐसा नज़र आना शुरू हुआ कि दहशतगर्दों के अटैक बढ़ गए हैं और इसके रद्द अमल में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन भी किया है और उस ऑपरेशन के ऊपर कुछ उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। लेकिन मैं कुछ तफसील थोड़ी सी आपके सामने रख देता हूं। डेरा इस्माइल खान में जो लेटेस्ट वाकया है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुद कुछ हमला हुआ है। उसमें 2 जवान पाकिस्तान फौज के शहीद हुए हैं। ISPR की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंतहाई अफसोसनाक और बुज़दिलाना वाकया है और इनका सद्देबाब इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। रीज़न ये है कि दहशतगर्दी के वाकयात को अगर टाइमली ना रोका पाकिस्तान ने तो ये पहले एक बहुत बड़ा अफरियत बन चुका था। पाकिस्तान ने इसको शिकस्त दी थी अपनी आवाम के साथ मिलकर। इससे पहले कि दोबारा से ये मामला वहाँ तक पहुँचे, पाकिस्तान को बड़ी विजिलेंस के साथ इस सारे मामले को देखना होगा। पाकिस्तान ने जो 18 मार्च में ऑपरेशन किया उसके बारे में कुछ अफगान हुकूमत ने क्लेम किया है, लेकिन पाकिस्तान का जो जवाब है मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान का 18 मार्च का ऑपरेशन अफगानिस्तान हुकूमत नहीं बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ था। ये पाकिस्तान के महकमा खारजा ने स्टेटमेंट जारी किया है कि ये अफगान शहरी नहीं थे जहाँ पे हमने अटैक किया। वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर आकर सिविलियंस और लॉ इन्फोर्समेंट को निशाना बनाते हैं। तो इनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया है। जो क्लेम पाकिस्तान का महकमा खारजा कर रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। जबकि दूसरी जानिब जो अफगानिस्तान है उन्होंने अलग किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे और पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का हम एहतराम करते हैं। और इससे पहले पाकिस्तान ने कई मरतबा अफगानिस्तान को ये बात बताई है कि उनकी सरजमीन को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये नई बात नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है। जब अशरफ गनी का दौर था, जब दौर था करज़ई का, उस दौर में भी वहाँ पे भारतीय एजेंसीज मौजूद रहती थी और परवेज़ मुशर्रफ से लेकर अगले कई अदवार तक पाकिस्तान लगातार ये वावेला करता रहा पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होकर अटैक करते हैं। ये मामला पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को हर हाल में हल करना होगा, वरना ये इस खित्ते के लिए या पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक सीरियस इशू रहेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।